बताइए प्यारे मित्र, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तैयारी आपका अच्छा चल रहा है ना? इस साल बीएसएससी का अगर एग्जाम ले लिया तो क्या आपको लगता है कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे? आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न अपने आप से खुद आप पूछा कीजिए कि क्या इस साल 2026 में अगर बीएसएससी का एग्जाम ले लेता है तो हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इसका उत्तर आपके मन क्या देता है, ये इस पर आप गौर कीजिए। आपके कौन से पॉइंट्स कमजोर हैं, उस पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। और इसी के लिए हम संकल्प क्लास को लेकर के आए थे और ये हमारा 5वां वीडियो है, जो कि खान सर के नोट्स से बीएसएससी के हिस्ट्री के हम क्वेश्चन को कवर कर रहे थे, कि देख रहे थे कि इनके नोट्स में हिस्ट्री के कैसे कैसे प्रश्न जो दिया है, और उस प्रश्न को बहुत आसान तरीकों से हमने पिछले 4 वीडियो में आपको याद करवाए हैं, जो कि आज हमारा 5वां वीडियो है, जो कि काफी लंबा भी जा सकता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जितने सारे पॉइंट्स होंगे वो सभी आज इसमें हम क्या करेंगे, इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो अवश्य ही आप सब लोग मध्यकालीन इतिहास के प्रश्न बीएसएससी में छपते हैं, छपते आया है और छपते हुए रहेगा भी। ठीक है, इसीलिए आप सब लोग अवश्य ही, और अगर किन्हीं को ये पीडीएफ अगर चाहिए तो कैमब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहां जाने के बाद क्या करेंगे, हाई का मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, यहां से मुस्लिम आक्रमण की बात होती है। ठीक है, थोड़ा काफी ध्यान से समझिएगा, क्लास लंबा जाएगा, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को हमें क्या करना है, याद करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ एक माध्यम है और इस माध्यम से हमें चीजों को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, जैसे देखिए, मुस्लिम आक्रमण में हम क्या जानना पहले चाहेंगे कि देखिए, ये जो मुस्लिम मध्यकालीन इतिहास की जो घटना 700 ईस्वी के आसपास से शुरू होकर के लगभग 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी तक के जाते हैं, अर्थात 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी तक जाता है। क्योंकि जब मुगल वंश आएंगे उससे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही है, तो वो सभी लोग मुस्लिम आक्रमण के नाम से ही जाने जाते हैं। और इसी की घटना मध्यकालीन इतिहास में है, और कुछ दक्षिण भारत के भी मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना होता है, विजयनगर साम्राज्य, सूफी और ये सभी चीजों का। पर यहां पहले हम मुस्लिम आक्रमण के बारे में देखते हैं। पूछा जाएगा सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण कौन किया, तो अरब के किए थे सबसे पहले, अरब के क्षेत्र से मोहम्मद बिन कासिम। ये प्रश्न को दिमाग में बैठा लीजिए कि सबसे पहले अरब आक्रमण भारत पर किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। फिर प्रश्न पूछे कि तुर्की, पहले तुर्की से आक्रमण हमारे पास कौन किए थे, तो गजनबी, महमूद गजनबी, और गजनबी के बाद मोहम्मद गजनबी का ही दास था मोहम्मद गौरी। ये भारत पर क्या किए थे, आक्रमण किए थे। तो आपके दिमाग में क्या बनना चाहिए कि मुस्लिम आक्रमण में भारत पर अरबों की तरफ से सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्की में कौन थे, तो महमूद गजनबी, और गजनबी के बाद आया गौरी, ये चीज आप अवश्य ध्यान रखिए। देखिए, अरब आक्रमण जब मोहम्मद बिन कासिम यहां आक्रमण किया तो उस समय की स्थिति क्या थी। प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, उस समय ईस्वी क्या थी, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम है जो कि भारत पर आक्रमण करते हैं। और वह किस प्रांत पे आक्रमण करते हैं, तो सिंध प्रांत पर यह आक्रमण करता है। वहां का राजा कौन था, दाहिर, अर्थात सिंध प्रांत के राजा कौन थे, तो दाहिर थे। और मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के क्षेत्रों पर आक्रमण कर देता है और बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लेता है, जीत लेता है। ठीक है, और वो कौन से बंदरगाह था, तो उस बंदरगाह का नाम देवल बंदरगाह था। 712 ईस्वी के बाद यह दूसरी बार आक्रमण करता है 713 ईस्वी में, और वह मुल्तान पर आक्रमण करता है। ठीक है, पहला सिंध पर 712 में, दूसरा मुल्तान पर, और वह अंतिम विजय उसका यही था, अर्थात मुल्तान के बाद वह भारत पर आक्रमण नहीं करता है। देखिए, जिस क्षेत्र को मोहम्मद बिन कासिम जीता वहां कुछ तो अपना नियम लागू करेगा ना। मोहम्मद बिन कासिम नाम सुनते ही आप सिंध, और ये दाहिर नाम का एक सिक्का भी चलाया था मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि वहां का राजा कौन था, दाहिर, इसलिए वहीं यह दाहिर नाम का एक सिक्का भी चलाया मोहम्मद बिन कासिम। साथ में यह जिस क्षेत्र को जीता था वहां पर जजिया कर
जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, ठीक है। और जजिया कर होता क्या है, इस चीजें के बारे में अगर जानने की बारे इच्छुक है आप, तो जजिया कर होता गैर मुस्लिम पर लगाया गया कर था। मतलब खुद तो मुस्लिम था, तो मुस्लिम पर कोई कर तो लगाएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बाकी मुस्लिम जो नहीं है उसके ऊपर एक कर लगा दिया, और उस कर का नाम दिया कौन कर, जजिया कर। कौन कर दिया, जजिया कर दिया। देखिए, और वो बोला कौन सी कि अगर तुम ये टैक्स हमको देते हो तो हम तुमको सुरक्षा देंगे, इसलिए सुरक्षात्मक कर के रूप में वह जजिया कर लगा दिया हिंदुओं पर, जजिया कर लगा दिया हिंदुओं पर, जजिया कर लगा दिया मोहम्मद बिन कासिम। और साथ में 5 प्रकार के उस जजिया कर में छूट दिया गया था कि हम बच्चा से कर नहीं लेंगे, साथ में जो बूढ़ा व्यक्ति है इससे भी कर नहीं लेंगे, और जो व्यक्ति विकलांग है इससे भी कर नहीं लेंगे, और जो ब्राह्मण है उससे भी कर नहीं लेंगे, और जो महिला है उससे भी कर नहीं लेंगे, और साथ में मुस्लिम से भी कर नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया सिंध के क्षेत्रों में। तो ये स्पेशल मोहम्मद बिन कासिम की बात को इतना को ध्यान रखना है, लूसेंट में भी इससे ज्यादा नहीं दिया गया, तो स्पेशल आप इतना ही चीजों को क्या रखिए, ध्यान रखिए। अच्छा, तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण में देखिए कौन सबसे पहले करता है। देखिए तुर्की आक्रमण से पहले एक अल्पतगीन है जो एक साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो अल्पतगीन के द्वारा यह तुर्की साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो अल्पतगीन है। प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तुर्की साम्राज्य के संस्थापक कौन है, अल्पतगीन है, और इसकी स्थापना 932 ईस्वी में होता है। अर्थात तुर्की का स्थापना, जो तुर्की साम्राज्य की स्थापना कब होता है, तो 932 ईस्वी में, और इसकी राजधानी गजनी को बनाया गया, इसकी राजधानी गजनी को बनाया गया। और अल्पतगीन का ही एक गुलाम था और उसका दामाद भी था जिसका नाम था सुबुत्तगीन। अल्पतगीन के दामाद का नाम क्या था, सुबुत्तगीन। और अल्पतगीन ने तुर्की साम्राज्य का क्या किया, स्थापना किया 932 ईस्वी में, और अपनी राजधानी गजनी को बनाया, और उसका गुलाम कौन था, सुबुत्तगीन। कौन था, सुबुत्तगीन, सुबुत्तगीन, सुबुत्तगीन उसके क्या थे, दामाद थे। उसके बाद देखिए अल्पतगीन के बाद उसका दामाद ही गद्दी पर बैठता है 977 ईस्वी में, और उसके दामाद का नाम क्या था, सुबुत्तगीन था। अल्पतगीन के दामाद का नाम सुबुत्तगीन था, जो कि 977 ईस्वी में, क्योंकि तुर्की साम्राज्य 932 ईस्वी में बना, और 932 ईस्वी में बनने के बाद उसके साम्राज्य पे कौन बैठा था, अल्पतगीन। और अल्पतगीन के बाद उसके दामाद है जो सुबुत्तगीन 977 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठता है, कहां, तुर्की साम्राज्य के गद्दी पर। और इस सुबुत्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनबी या मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी। प्रश्न देख रहे हैं ना कैसे हमको बना रहा, कैसे बना रहा। सबसे पहले तुर्की को पढ़ने के लिए हमने क्या देखा कि तुर्की जो साम्राज्य था, तुर्की जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य का स्थापना कौन किया, अल्पतगीन के द्वारा। कब किया गया, 932 ईस्वी में किया गया, ठीक है। अल्पतगीन का ही दामाद था सबुक्तगीन, सबुक्तगीन, जो कि गद्दी पर 977 ईस्वी में बैठता है, और अपने इसका जो सुबुत्तगीन का पुत्र था वह मोहम्मद गजनबी था, ठीक है, मोहम्मद गजनबी था। देखिए सुबुत्तगीन जो है, क्योंकि सुबुत्तगीन है जो पंजाब पर आक्रमण करता है, और उस समय वहां का राजा जयपाल था, पंजाब पर क्या करता, आक्रमण करता है सुबुत्तगीन। और उसके पुत्र भी कई बार महमूद गजनबी है जो 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला ये विदेशी है महमूद गजनबी, अर्थात मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी, ठीक है। तो अब सुबुत्तगीन का पुत्र आएगा महमूद गजनबी, अर्थात मोहम्मद गजनबी या महमूद गजनबी ही, इसको आप दिमाग में बैठाइए, ऐसे मोहम्मद ज्यादा आ जाता है। मोहम्मद बिन कासिम इससे पहले जो था मुस्लिम वाला अरब का, इसलिए तो इसको आप ध्यान कर रखिए। महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के बाबूजी का नाम क्या था, अल्पतगीन। इसके नाना का नाम क्या था, सॉरी उल्टा बोल दिए। अल्पतगीन तो ये थे ना, अल्पतगीन तो ये था, उल्टा बोल दिए।
अल्पतगीन ये थे। चलिए, महमूद गजनबी, महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था? महमूद गजनबी के पिता का नाम क्या था? सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। इसके नाना का नाम क्या था? अल्पतगीन, क्योंकि अल्पतगीन का ही दामाद और गुलाम कौन था? दामाद और गुलाम कौन था? सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन के बेटे के नाम महमूद गजनबी था। देखिए, तुर्की साम्राज्य की स्थापना 932 में हुआ। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा और ये ज्यादा समय तक नहीं रहा। 998 ईस्वी में महमूद गजनबी का राज्यारोहण किया गया, राज्यारोहण किया गया। देखिए, 1000 से लेके 1207 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेके 1207 ईस्वी तक महमूद गजनबी 17 बार भारत पर क्या करता? आक्रमण करता है। प्रश्न आपको दिमाग में बैठा लेना कि 1000 ईस्वी से लेके 1207 ईस्वी तक महमूद गजनबी भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है? तो 17 बार, 17 बार भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। देखिए, इस सोमनाथ मंदिर को 26वां आक्रमण में लूटा था। सॉरी, 17 बार करता है ना, तो 16वां आक्रमण में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, और अंतिम आक्रमण जब इसका 1027 ईस्वी में 17 बार वाला लास्ट आक्रमण रहता है, उस आक्रमण में क्या करता है? इस पर जाट लोग इस पर अटैक कर देता है। जाट लोग इस पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और गजनबी को एक तीर लग जाता है। गजनबी को एक क्या लग जाता है? तीर लग जाता है। इसी तीर के बाद इसकी क्या होती है? इसकी मृत्यु होती है। इसी तीर लगने से इसके क्या होते हैं? मृत्यु होते हैं। साथ में गजनबी ने एक उपाधि धारण किया था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। प्रश्न पूछेगा सुल्तान के प्रथम उपाधि धारण करने वाला मुस्लिम शासक कौन थे? तो महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। साथ में इसके देख लीजिए, इसके समय में इतिहासकार कौन था? उत्वी, फिरदौसी, फारूकी, अल-बरूनी, ये सब इसके समय में क्या थे? साहित्यकार थे। क्योंकि देखिए, कोई भी या तो अरब आक्रमण अगर भारत पर हुआ है, या तुर्की आक्रमण में जो भी महमूद गजनबी 17 बार आक्रमण किए, वो आक्रमण भारत पर क्यों करता था? आपके मन में ये सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि बार बार भारत पर मुस्लिम लोग या अरबी लोग जो आक्रमण करते थे वो क्यों करते थे? तो देखिए, इसका मुख्य कारण ये है, आक्रमण करने का यहां मुख्य रीजन ये है कि जो भी विदेशियों को द्वारा यहां की पुस्तकें लिखी गई है, उस पुस्तक में बताया गया है कि भारत में किस किस चीजों का खजाना है, भारत सोने का चिड़िया है, कहां कहां पर क्या है, इसलिए उसको लूटने की दृष्टि से बार बार भारत पर क्या करते थे? आक्रमण करता था। लूटने की दृष्टि से भारत पर बार बार आक्रमण होता था। तो ये हो गया महमूद गजनबी। इनकी मृत्यु हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, जो कि यह शासक मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में शासक बना और भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया, और वो भी आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण करता है। मुल्तान के विरुद्ध करता है। 75 में दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन अर्थात गुजरात पर करता है, जहां का शासक था भीम द्वितीय। जहां का शासक कौन था? भीम द्वितीय वहां का शासक था। साथ में तराइन का 2 युद्ध लड़ा जाता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का। इसलिए यहां से प्रश्न आपके छपेंगे, ज्यादा छपता है कि तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। तो पहले आपको डेट ही याद रखना कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192। क्या याद रखना? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192। देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध और दूसरे युद्ध में भी भारत की तरफ से पृथ्वीराज चौहान थे और आक्रमण कौन कर रहा? मोहम्मद गौरी। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, उस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होता है। और तराइन का दूसरा युद्ध जब 1192 ईस्वी में होता है, उस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की
हार होती है। ये दो गो युद्ध आपको अवश्य याद रखना है। फिर एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में होता है, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में होता है, और इसमें मोहम्मद गौरी का क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। देखिए तराइन के प्रथम, दूसरा और तीसरा, 3 युद्ध है, लेकिन यहां पहले 2 ध्यान रखिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। उसी प्रकार जब पृथ्वीराज चौहान जब जीत जाता है तो यहां वह भारत में एक फंक्शन की व्यवस्था करता है। कहानी थोड़ा सा सुनिएगा, कहानी से याद करने का प्रयास कीजिए, याद रह जाएगा। तो भारत में जब प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जब जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी हारा, तो उस जीत के बाद खुशी मनाने के लिए एक बड़ा पार्टी सेलिब्रेट किया। ठीक है, उस पार्टी में राजा जयचंद भी भाग लिए थे, और राजा जयचंद की एक पुत्री थी। ठीक है, वही पुत्री को पृथ्वीराज चौहान उस पार्टी में ही देखता है, और 1191 में ही उसको लेकर के फरार। ठीक है, इससे राजा जयचंद उसके विरुद्ध में आ जाते हैं, और राजा जयचंद मोहम्मद गौरी को फिर से भारत पर आक्रमण करने को न्योता भेजता है। तो इसीलिए तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, और उसमें जो ये राजा जयचंद हैं वो मोहम्मद गौरी को मदद करता है, और इसके वजह से तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी विजय होता है। मोहम्मद गौरी का तो जीत हो गई, पृथ्वीराज चौहान हार हो गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को लेकर के चला जाता है अपने तुर्की में, तो वहां लेकिन मोहम्मद गौरी का हत्या पृथ्वीराज चौहान ही करता है। वो जो आप कहानी सुने होंगे, तीर से जो अंधा दोनों आंख को फोड़ दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के, फिर भी मोहम्मद गौरी को तीर से जब साधता है तो उसको वहीं पे हत्या ही कर देता है उसका। ठीक है, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध के बाद चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में, और यह चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में होते हैं, और इसमें विजय किसका होता है, तो राजा जयचंद का क्या होता है, विजय होता है। राजा जयचंद का क्या होता है, विजय होता है। ठीक है, देखिए इसके मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक, साथ में यल्दूज और कुबाचा इसके गुलाम थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दूज या कुबाचा, ये इसके क्या थे, गुलाम थे। उसके बाद यहां देख लीजिए कि क्या एक नोट पॉइंट दिया गया, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेना कौन था, तो अस्कंद था, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध जब 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया, उस समय पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और उस विजय हुआ था, इसीलिए उसके सेनापति को पढ़ना बहुत जरूरी है, और सेनापति कौन था, तो अस्कंद था। चलिए यहां से हमें दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। यहां से कौन सी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत के यह पॉइंट्स को काफी अच्छे तरीके से आप देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक, 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में जो शासन रहा दिल्ली के गद्दी पर, उसी को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। और दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने, 5 वंश के शासन किए थे। 5 वंश मिला के कौन कौन से थे, तो गुलाब वंश, खिलजी वंश, गुलाब ने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, इसको हम याद कैसे करते हैं, ट्रिक इसका ये लिखा जाता है कि गुल खिला तो सुगंध लो, गुल खिला तो सुगंध लो, गुल खिला तो सुगंध लो। तो गुल से गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तुगलक से तो से तुगलक वंश, और सुगंध या सांस लो तो स से सैयद वंश और लोदी वंश। इस प्रकार टोटल दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, तो 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। पहले यही आपको याद होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पा सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश थे, तो 5 वंश थे। कौन कौन से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब आया कैसे कैसे था जो देख लीजिए। तो गुल खिला तो सुगंध लो, तो गुल से गुलाब, तो गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सुगंध सैयद वंश, लोदी वंश। इस प्रकार गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश।
ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं। कौन कौन से, अगर सीरियल से हमें याद रखने की बात कही जाए, वैसे तो आप पांचों राजवंश को आगे पीछे भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते समय बाई समय याद रखें। जैसे कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो खिलजी वंश आया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, सैयद के बाद लोधी। अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इस प्रकार 5 वंश है जो दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पे राज किया। ठीक है, उम्मीद रखते हैं कि आपको ये पांचों वंश याद होंगे। उसके बाद इसका संस्थापक, जैसे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक खिज्र खां, और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। इस प्रकार संस्थापक भी आपको याद रखना, और नीचे वैसे भी हमें सभी याद हो जाएंगे। हम फिर से इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे पहले आया दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा खिलजी वंश, और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। कौन थे, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी। उसका सैयद वंश का खिलजी खां होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी, मतलब खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आते हैं, तो खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पांचों वंश के कौन कौन संस्थापक थे जो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, कार्यकाल की दृष्टि से अगर देखा जाए मित्र, कि कार्यकाल में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, तो सबसे ज्यादा तुगलक वंश का कार्यकाल ज्यादा था, उसके बाद गुलाम वंश, फिर लोधी वंश, और सबसे कम कार्यकाल तो खिलजी वंश का था, उसके बाद सैयद। मतलब दिल्ली सल्तनत पे ज्यादा समय तक राज्य करने वाला वंश कौन सा हो गया, तुगलक वंश, और दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम राज करने वाला वंश कौन हो गया, खिलजी वंश। इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अलग से आपसे पूछा जा सकता। प्रश्न घुमाया कैसे जाएगा, जो सुन लो। अगर पूछ दे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था, गुलाम वंश। प्रश्न पूछ दिया जाए दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक राज्य करने वाला वंश कौन था, तब उस समय हम लगाएंगे तुगलक वंश को। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अंतिम वंश कौन था, तो लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो खिलजी वंश। इस प्रकार प्रश्न आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो चलिए, हम दिल्ली सल्तनत के जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। कौन से वंश, गुलाम वंश। ठीक है, तो ये रहा हमारा गुलाम वंश। 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक के वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश कहां से कहां तक रहा, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक कौन वंश, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया 1206 ईस्वी में, और ये मात्र 4 साल ही गद्दी पर रहता है। अर्थात गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, और 1210 ईस्वी तक यह शासन करता है। कौन, गुलाम वंश। देखिए, ये कौन से वंश के थे, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये कौन से वंश से थे, तो इल्बरी वंश, या मामुल्क वंश, या दास वंश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह महमूद गौरी का दास था, महमूद गौरी का दास था, इसीलिए इसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए इसे गुलाम था, मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में। देखिए, पूछा जाएगा कि गुलाम वंश में अपनी राजधानी कहां को बना के रखा था, तो लाहौर को। गुलाम वंश के समय राजधानी अपनी कहां थी, उसकी लाहौर थी। देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को पुरान बख्श कहा जाता है, साथ में लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए कहा जाता है कि यह लाखों का दान देने वाला व्यक्ति था, और पुरान बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को
पूरी कुरान याद था, इसीलिए कुरान याद था, इसीलिए उसको बोला गया कुरान बख्श, और लाखों का दान देता था इसीलिए उसे बोला गया लाख बख्श बोला गया। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। क्या था? बख्तियार काकी। जिस बख्तियार काकी के यादगार में ही उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी, अर्थात कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार को बनाना किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों बनाना शुरू किया? तो वह अपने गुरु, उस गुरु का क्या नाम था? बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी के यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करना क्या किया? शुरू किया। तो आप इसे ध्यान इसे रख सकते हैं। देखिए इसके सेनापति अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, और यही बख्तियार खिलजी जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है। और साथ ही बिहार शरीफ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया। साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 2.5 दिन के झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। देखिए कुवत उल इस्लाम अर्थात ये दिल्ली में एक मस्जिद है, इस मस्जिद का निर्माण भी किसके द्वारा किए गए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुवत उल इस्लाम। देखिए कुतुबुद्दीन 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1210 ईस्वी में, वो भी कैसे? चौगान खेलते समय लाहौर में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर ही बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर ही बनाई थी। ठीक है, अभी देख लीजिए इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई ज्यादा चीज नहीं। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसे दास वंश, मामुल्क वंश या इलबरी वंश के ये थे। ठीक है, साथ में ये मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। अपनी राजधानी लाहौर। उपाधि तो कुरान याद था इसलिए कुरान बख्श, लाखों का दान देता था इसलिए लाख बख्श। इसके गुरु कौन थे? बख्तियार काकी, जिसके यादगार में उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसके सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तथा बिहार शरीफ का निर्माण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया, कुवत उल इस्लाम दिल्ली में बनाया, और 1206 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था, जबकि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके समय में कुछ इतिहासकार थे, इसके समय में कुछ इतिहासकार थे, जैसे मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है तबकाते ए नासरी, तबकाते ए नासरी, तथा हसन निजामी के द्वारा ताज उल नासरी लिखा गया है। प्रश्न पूछेगा तबकाते ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया? तबकाते ए नासरी के द्वारा कौन पुस्तक लिखा है? तो मिन्हाज उस सिराज उस व्यक्ति का नाम है, तथा हसन निजाम ताज उल नासरी पुस्तक लिखा, ताज उल नासरी पुस्तक लिखा। देखिए जब 1210 ईस्वी में अर्थात 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है, और 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गद्दी पर बैठता है गुलाम वंश में कौन? आराम शाह। और ये आरामे करते रह गया, अर्थात 10 में गद्दी पर बैठा, 11 में समाप्त। 1210 में गद्दी पर बैठा, 11 में समाप्त हो गया, इसीलिए इसको आराम करने दो। तो हम ध्यान रख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठा, और वो आराम करते ही मात्र 1 साल नहीं 8 महीना तक ही गद्दी पर बैठ पाया। और यह एक अयोग्य शासक था, इसीलिए इसकी हत्या कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। प्रश्न पूछेगा आराम शाह की हत्या किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? आराम शाह, मात्र 8 महीने के लिए शासक बना, और यह एक अयोग्य शासक था, यह एक अयोग्य शासक था। देखिए यहाँ आ जाइए, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता? क्योंकि जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, दास था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो उस वंश का नाम पड़ा वो गुलाम वंश का नाम पड़ा। ठीक है, तो इस गुलामों को फारसी में क्या कहा गया है? तो बंदगा कहा गया है, बंदगा कहा गया है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, मतलब जो दास होते थे उसे किस लिए खरीदा जाता था? तो सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। अर्थात मोहम्मद गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को भी खरीदा गया होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, अर्थात वो सैनिकों के सेवा के लिए खरीदा गया था, और इसीलिए उसके वंश का नाम पड़ा
गुलाम वंश, इसलिए उसके वंश का नाम पड़ा गुलाम वंश। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत पर आराम शाह आया और 8 महीना आराम करने के बाद इल्तुतमिश उसकी हत्या कर दी। लेकिन इल्तुतमिश किस वंश का था, तो यह एक शमसी वंश का था, क्योंकि अलग है इसलिए पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था, तो इल्तुतमिश का संबंध शमसी वंश से था। कौन से वंश? शमसी वंश। देखिए गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 ईस्वी में। लेकिन गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो इल्तुतमिश को देंगे। प्रश्न देखिए कैसे घुमाएगा, मिस नहीं करना, कि अगर गुलाम वंश के संस्थापक पूछ रहा तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, लेकिन गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था 1211 ईस्वी में, क्योंकि इल्तुतमिश शमसी वंश के थे। और इल्तुतमिश किसकी हत्या किया? आराम शाह की हत्या किया। आराम शाह गद्दी पर कितना दिन रहा, तो मात्र 8 महीना, और यह एक अयोग्य शासक था, इसलिए इल्तुतमिश इसकी हत्या कर दिया। और इल्तुतमिश अब तीसरे शासक गुलाम वंश का बनेगा, तीसरे शासक गुलाम वंश का बनेगा। देखिए ऐबक का गुलाम एवं दामाद, इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा गया। ठीक है, जैसे तुम खुद सोचो कि गौरी का गुलाम था ऐबक, गौरी का गुलाम था ऐबक, और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, लेकिन इसके बीच में 8 महीने के लिए गद्दी पर आराम से बैठा, इसलिए यह ई इसका गुलाम, ई इसका गुलाम और ई इसका गुलाम, अर्थात ये गुलामों का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। यह 1211 में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1236 ईस्वी तक शासन किया, इसीलिए तो इसे गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाएगा, तो इल्तुतमिश को कहा जाएगा। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाएगा? इल्तुतमिश को कहा जाएगा। इल्तुतमिश किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा, तो आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा, तो 11 में बैठा, 1211 में बैठा, 1211 में बैठा। इसके समय में सूबेदार कौन था? बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश के सूबेदार इसको बनाए गए। और एक बात याद कीजिए आप कि क्या हम बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहां रखी थी? लाहौर में, और लाहौर में ही चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुआ था। लेकिन इल्तुतमिश के समय में राजधानी बदल करके उसे दिल्ली ले आया गया। अर्थात प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब गुलाम वंश की स्थापना हुआ उस समय राजधानी लाहौर थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी लाहौर था, और आराम शाह के समय में भी राजधानी कहां था, तो लाहौर ही था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो वह राजधानी को बदल के दिल्ली लेकर के चला आता है, और वह इल्तुतमिश खुतबा पढ़वाता था, मतलब अपने नाम पर खुतबा पढ़वाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा खुतबा पढ़वाना, एकता प्रणाली। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। सर्वप्रथम अरबी सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। और सबसे पहले अरबी जो भारत पर आक्रमण किए वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला अरबी जो भारत पर आक्रमण किए थे। और प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे पहला तुर्की आक्रमण भारत पर कौन किया था, उसको बताओ, तो कौन वो किया था? महमूद गजनबी भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में वह सोमनाथ मंदिर को लूटा, और 1027 ईस्वी में जब जाट के विरुद्ध वह अंतिम आक्रमण किया था, उसके बाद उसे तीर लग जाने के बाद उसकी क्या हो जाती? हत्या हो जाती है। और तुर्की शासक में ही कौन था? मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का दास और गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो 1211 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा, और अपने समय में राजधानी दिल्ली को रखा, साथ में खुतबा पढ़वाना, एकता प्रणाली और शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। देखिए सिक्का इस समय तक चांदी और पीतल का भी होता था, सिक्का इस समय चांदी का भी होता था। देखिए तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, और यहाँ क्या है? तराइन का तीसरा युद्ध है, तराइन का तीसरा युद्ध 1215। प्रश्न पूछ दे, तराइन का प्रथम युद्ध 1151, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तराइन का प्रथम युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा, जिसमें गौरी की क्या हो गई? हार हो गई। और तराइन का दूसरा युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार होता है। इसी प्रकार 1215 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जो कि हरियाणा के
यालदौज पराजित हो गया। हरियाणा के यालदौज क्या हो गया, पराजित हो गया। और यह इल्तुतमिश और यालदौज के बीच में यह युद्ध हुआ। इसमें इल्तुतमिश की विजय हुई और यालदौज की क्या होती है, हार होती है। तो तराइन का 3 युद्ध आप अवश्य याद रखिए। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इल्तुतमिश। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत खलीफा पद खुद को प्राप्त किया इल्तुतमिश का 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी में, डेट याद रखो, 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1236 ईस्वी में तक गद्दी पर रहता है। गद्दी पर रहता 1211 के बाद इसमें 1215 ईस्वी याद करो, तराइन का दूसरा युद्ध, और 1229 ईस्वी को याद करो जो खुद को खलीफा पद से प्राप्त किया 1229 ईस्वी में। देखिए, मकबरा का निर्माण की पद्धति का शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश, खुतबा पढ़वाने का कार्य इल्तुतमिश, मीनार का निर्माण इल्तुतमिश, गुंबर निर्माण की पद्धति, ये सब इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू किया जाता है। ये सब इल्तुतमिश के द्वारा ही क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। अरे भाई तुम तो कम से कम डिस्टर्ब नहीं करो, हमारे स्पीड को कम करने का कार्य करता है तो यही करता है। चलिए, फिर भी रुकेंगे नहीं। जैसा कि हमने बताया क्या कि दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने राजवंश थे, तो 5 राजवंश थे। कौन कौन से, गुल खिला अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और उधर सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन वंश के थे, तो गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होता है। और यह गद्दी पर कब तक बैठा रहता, तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथ में इनके गुरु कौन थे, इनको गुरु कौन थे, तो खिलजी, बख्तियार खिलजी, जिसी के यादगार में क्या बनाया, कि जिसके यादगार में क्या निर्माण किया, फटाक से बोल, कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया जाना शुरू हुआ था, तो वह बख्तियार काकी। और इसके सेना कौन थे, बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, और बिहार की स्थापना बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है। बख्तियार खिलजी 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आराम सा मात्र 8 महीने के लिए गद्दी पर बैठता है 1210 ईस्वी में। और 1211 ईस्वी में उसकी हत्या किसके द्वारा कर दिया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। देख रहे हो ना, ऐसे ही स्पीड चाहिए, आपका भी ऐसा ही स्पीड चाहिए, ठीक है। साथ में ये क्या किया गया, मकबरा का निर्माण, मकबरा का निर्माण, मीनार का निर्माण, गुंबद का निर्माण, ये सब सभी किया गया किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। देखिए, जलालुद्दीन मकबरनी को शरण नहीं दिया, अर्थात चंगेज खां इसके समय में आक्रमण किया था, लेकिन इल्तुतमिश चंगेज खां को जगह नहीं दिया। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसके द्वारा करवाया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया। दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों किया, क्योंकि वह अपने गुरु के याद में, उसका गुरु कौन था, बख्तियार काकी। लेकिन कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया, तो वह इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए, 40 दल अर्थात तुर्क सरदार 40 गो का एक मंत्रिमंडल का निर्माण करने का कौन काम किया, इल्तुतमिश। और उसे कहा क्या गया, तुर्कान ए चहलगानी। कहने का मतलब तुर्कान ए चहलगानी में टोटल 40 गो तुर्क सरदार होते थे, जो एक मंत्रिमंडल के तरह बैठक करता था। और इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज, और इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान।
अर्थात इल्तुतमिश का बेटा का नाम रुकनुद्दीन फिरोज और बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। तो रुकनुद्दीन फिरोज किसका बेटा? इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन फिरोज किसका बेटा? इल्तुतमिश का। रुकनुद्दीन फिरोज किसका बेटा? इल्तुतमिश का। और इसकी बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान। 40 को तुर्क सरदार को एक साथ रखने का कार्य कौन किया? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जिसे क्या कहा गया? तुर्कान ए चहल गानी। तुर्कान ए चहल गानी। देखिए अब तुर्की इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में इसके शासनकाल समाप्त होते हैं। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज था वह एक अयोग्य था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का चौथा शासक बनेगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 40। जैसे कि याद हमने क्या करवाया, 1206 से 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद मात्र 8 महीने के लिए आराम सा, तो 1211 तक आराम सा। फिर 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश, और 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठा। और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 ईस्वी में। और ये कब हटी? तो 1240 ईस्वी में। अर्थात रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन बनी? तो रजिया सुल्तान। और ये VVI प्रश्न है और ये छपते हैं। अर्थात मुस्लिम महिला शासक सबसे पहले रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान का विवाह यह किसके द्वारा कर लिया गया? तो अल्तुनिया के द्वारा इस विवाह कर दिया गया। मतलब अल्तुनिया से ये खुद से विवाह कर लेता, क्योंकि अल्तुनिया और याकूत इसके 2 सेनापति थे। अल्तुनिया और याकूत इसके 2 सेनापति थे। तो ये अपने खुद की सेनापति अल्तुनिया से क्या कर लेता? खुद का विवाह करवा लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ राज छुपा हुआ। दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने के लिए इसकी हत्या करने का प्रयास करवाया जाता है, इसलिए यह अल्तुनिया से क्या कर लेता? विवाह कर लेता है। और याकूत को क्या कर देता है? घोड़े का सरदार बना देता। याकूत को क्या कर देता? घोड़े का सरदार बना देता और अल्तुनिया से विवाह कर लेता है। देखिए प्रदा प्रथा का त्याग किया गया, क्योंकि यह एक महिला है, और समझ रहे हो, वो भी मुस्लिम महिला। तो प्रदा प्रथा जैसे बुर्का उर्का में रहना, इसे हटा देना, इसे ही प्रदा प्रथा का त्याग कर देना किसका था? रजिया सुल्तान। साथ में लाल वस्त्र धारण किया रजिया सुल्तान। खुले मुंह शासन किया तो रजिया सुल्तान, क्योंकि यह बुर्का पहन के शासक नहीं करती थी। तो ये तीनों चीज काफी महत्वपूर्ण है और काफी आसान भी है कि पर्दा प्रथा का त्याग किया रजिया सुल्तान, लाल वस्त्र का धारण किया रजिया सुल्तान, खुले मुंह शासन किया रजिया सुल्तान, और अल्तुनिया से विवाह किया, जबकि याकूत को घोड़े का सरदार बना दिया गया। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हरियाणा में कैथल डाकुओं के हमले से इसकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। किसका? रजिया सुल्तान का। तो रजिया सुल्तान का हत्या कहां हुआ? हरियाणा। कब हुआ? 1240 ईस्वी में। कौन किया? तो कैथल के डाकुओं के द्वारा। कैथल के डाकुओं के द्वारा। जब 1240 ईस्वी के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? बहराम शाह। कौन बैठेगा? बहराम शाह, जो कि 40 से 42 1240 से 42 तक ही गद्दी पर बैठा, और यह भी एक अयोग्य शासक था। और इसका अयोग्य के कारण अगला जो है अलाउद्दीन मसूद शाह बैठेगा मात्र 4 साल के लिए 1246 ईस्वी तक। 1246 ईस्वी तक। और 1246 के बाद 1266 ईस्वी पर गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन शाह। गयासुद्दीन शाह, जो कि बहुत कम पैसे खर्च करता था, अर्थात इसीलिए इसको मितव्ययी कहा गया। गयासुद्दीन शाह को क्या कहा गया? मितव्ययी कहा गया। और इस समय तक आते आते गुलाम वंश काफी कमजोर पड़ गया था। इस समय तक आते आते गुलाम वंश काफी कमजोर पड़ चुका था। इसलिए गयासुद्दीन शाह अपने जीवन निर्वाह टोपी बुनकर करता था। प्रश्न पूछेगा दिल्ली सल्तनत के कौन शासक जो टोपी बिना करता था? तो गयासुद्दीन शाह, जो कि गद्दी पर कब से कब तक रहा? तो 46 से 66 तक रहा। साथ में इसके 40 दल में बलबन को शामिल किया गया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही 40
40 तुर्क सरदारों का रखने का एक मंत्रिमंडल बनाया था ना, तो इस समय भी वो चल रहा था। और गयासुद्दीन शाह उसमें 40 दल में एक व्यक्ति को शामिल किया जिसका नाम है बलबन। ठीक है, उलुग खां की उपाधि दिया था किसको? बलबन को। प्रश्न पूछेगा, गयासुद्दीन शाह उलुग खां की उपाधि किसे दिया? तो बलबन को। साथ में वह गुलाम और अपनी बेटी, गयासुद्दीन शाह अपनी बेटी का विवाह बलबन से करवा देता है। गयासुद्दीन शाह अपनी बेटी का विवाह किसे करवा देता? बलबन से। और जब गयासुद्दीन शाह की मृत्यु होती है तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो 7वां शासक गुलाम वंश के बलबन बैठता है, और यह उपाधि उलुग खां। और उलुग खां उपाधि इसको कौन दिया? तो गयासुद्दीन अर्थात इनके ससुर साहब दी। बलबन अयोग्य शासक था, यह भी बलबन अयोग्य शासक था। यह कहां के था? ईरान का था। इसलिए ये 40 दल का अंत कर दिया। 40 दल का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और इस 40 दल का शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसमें 40 तुर्क सरदार रहते थे। साथ में सिजदा एवं पैबास प्रथा की शुरुआत बलबन के द्वारा। प्रश्न पूछेगा, सिजदा एवं पैबास प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? बलबन। सिजदा एवं पैबास प्रथा का शुरुआत बलबन। नवरोज त्योहार की शुरुआत बलबन। रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला मुगल वंश के शासक कौन थे? तो बलबन थे। रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला तो बलबन था। खुदा का प्रतिनिधि तो बलबन। राजस्व सिद्धांत दिया तो बलबन। और साथ में गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद उत्तर प्रदेश में निर्माण करवाया बलबन। दीवानी ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया। दीवानी ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया तो बलबन के द्वारा ही कहा गया। इसके समय में, बलबन के समय में एक कवि थे अमीर खुसरो। प्रश्न पूछेगा, अमीर खुसरो किसके समय में थे? तो बलबन के समय में थे। और मुगल वंश के 2 अंतिम शासक, एक कैकुबाद और उसके बाद शमसुद्दीन कैमर्स। और उसके बाद क्या करेगा कि गुलाम वंश के यहीं पे अंत होगा। कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया जाएगा, और यहीं से गुलाम वंश का अंत होगा, और यहाँ के बाद खिलजी वंश की स्थापना होगी। तो प्रश्न पूछेगा, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब किया? 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई। अर्थात 1210 ईस्वी से लेके, नहीं, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक कौन वंश था? गुलाम वंश था। और 1290 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत पर कौन से वंश आए? तो खिलजी वंश आए। और यह कब तक रहेगा? 1320 ईस्वी। तुम याद करो हम क्या बोले हैं? दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश कौन था? तुगलक वंश। सबसे ज्यादा समय तक तुगलक वंश, और सबसे कम समय तक खिलजी वंश, जो कि देख लीजिए मात्र 30 वर्ष ही दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मात्र कै वर्ष? 30 वर्ष। और खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और यह अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। जैसा कि हमने देखा कि गुलाम वंश में जो ऐबक था वो राजधानी लाहौर रखा था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आई तो वह राजधानी दिल्ली कर दिया। उसी प्रकार जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया तो वह अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। देखिए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वह जनता के प्रति दयालु था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके गुलाम या उसके दामाद ने ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कर देता है। अर्थात उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दामाद और भतीजा था। इसलिए
उसकी हत्या कर दी। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। प्रश्न पूछेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके क्या कर दिए गए? हत्या कर दिए गए। कब? 1296 ईस्वी। देखिए 1296 ईस्वी, 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहता है। और बाजार प्रणाली सबसे ज्यादा अच्छा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इसलिए क्योंकि इसके समय में बाजार प्रणाली अपने आप को ऐसा व्यवस्था किया था कि अगर कोई भी दुकानदार कम वजन तौल के देता है तो जितना कम वजन तौलता था उसका उतना मांस काट लिया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार प्रणाली के नियंत्रण करने के लिए इनके द्वारा बनाए गए नियम थे, बनाए गए नियम थे। ठीक है। बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप्पा था। प्रश्न भी आई है, पूछा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छपेगा। अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरसप्पा था, अली गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करके बैठा? जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके गद्दी पर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी बैठा। साथ में यह अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था और एक उपाधि लिया सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी। प्रश्न पूछेगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा को मान्यता देना शुरू कौन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। नया धर्म बनाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। खुद को धार्मिक नियम से मुक्त कर लिया अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने का शुरुआत कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। ये भी आई है कि कौन दिल्ली सल्तनत है के शासक हैं जो सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किया वर्ष में एक बार, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। साथ में कैंटीन व्यवस्था सैनिकों के लिए शुरुआत किया तो अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का यूनिफॉर्म ड्रेस का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। साथ में इसके द्वारा बहुत सारे घोषणा किए गए थे और वह घोषणा क्या था कि जो दान के भूमि है उसे खुलासा भूमि कहा गया। जो दान अगर किसी को भूमि दिया गया है उस भूमि को खुलासा भूमि कहा गया। साथ में इसके समय में गुप्तचर की व्यवस्था थी। मद्यपान नशा पर रोक लगा दिया गया कि हमारे साम्राज्य में कोई भी मद्यपान या नशा नहीं करेगा। छोटे त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अमीर लोगों के मिलने पर पाबंदी लगा दिया गया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी बाजार प्रणाली और शासक काफी अच्छे साबित हुए दिल्ली सल्तनत के लिए, इसलिए इनको मूर्ख भी कहा जाता। इनको अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता? मूर्ख कहा जाता। साथ में इसके समय में कर कौन कौन था? जैसे जजिया कर तो लगाया था कौन? मोहम्मद बिन कासी भी, लेकिन वो छूट रखा था। जैसे बच्चों पर और बूढ़ों पर, महिलाओं पर और ब्राह्मणों पर छूट रखा था जजिया कर। तो यहाँ जजिया कर गैर मुस्लिम सुरक्षात्मक कर था। तो इसमें तो मुसलमान के द्वारा नहीं लिया जाता था, मुसलमानों पर जजिया कर नहीं लिया जाता था। जकात एक प्रकार का कर था जो केवल मुस्लिम से लिया जाएगा। खुम्स भी एक प्रकार के कर थे जो सैनिकों पर कर लिया गया और जो सैनिक धन को लूटता था उस धन पर जो कर लिए जाते थे उसे खुम्स कहा गया। साथ में खराज भी एक प्रकार का कर था जो मुस्लिम पर भूमि कर लगाया गया। चरी एक प्रकार का कर था जो जानवरों पर लगाया गया और घरी मकानों पर कर लगाया गया। ये तो आसान है, घरी घर पर, चरी जानवर पर, खराज मुस्लिम के भूमि पर, खुम्स सैनिक के द्वारा लूटे गए धन पर, जकात मुसलमानों पर, जजिया कर गैर मुस्लिम कर था। देखिए कृषि पर कर है जो 50% बढ़ा दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया। इस समय देखिए दीवाने ए अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था।
दीवाने ए इंसा राजपत्रचार विभाग को कहा जाता था। दीवाने ए वजारत वजीर अर्थात प्रधानमंत्री को कहा जाता था। दीवाने ए रियासत मूल्य बाजार नियंत्रण को कहा जाता था। किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1216 अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1296 से 1290 से 96, ज्यादा ये चला नहीं, 1290 से 96। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आया, 1316 ईस्वी तक चला। 1316 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया और 1320 ईस्वी तक चला। इसीलिए तो सबसे कम समय तक चलने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश कौन सा था? मात्र 30 वर्ष। कौन वंश? खिलजी वंश। और खिलजी वंश के अंतिम शासक थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1320 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो यह भी एक अयोग्य शासक था, इसीलिए खलीफा को मान्यता नहीं दिया। दरबार में नंगा घूमता था। सोचिए कितना बेवकूफ था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। साथ में सेनापति इसके समय में गाजी मलिक था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो खान के द्वारा किया गया। खुसरो खान के द्वारा हत्या किया गया। देखिए खिलजी वंश का अंत गाजी मलिक ने कर दिया, क्योंकि उसके सेनापति थे और इसका दिमागी स्थिति तो ऐसे ही ठीक नहीं है, दरबार में नंगा घूम रहा, इसीलिए इसकी हत्या करवा दिया गया खुसरो खान के द्वारा। लेकिन मुख्य हाथ गाजी मलिक का था और इसी को गयासुद्दीन तुगलक कहा गया। और खिलजी वंश के बाद गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश बना और सबसे ज्यादा दिनों तक राज्य करने वाला वंश हो गया तुगलक वंश, क्योंकि 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक, अर्थात 80 साल एमने या 14 साल एमने, 94 वर्ष तक दिल्ली के गद्दी पर राज कौन किया? तो तुगलक वंश किए 1320 से 1414। ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहते थे। और यह खिलजी वंश में क्या था? सेनापति था। यह खिलजी वंश में सेनापति था और ये संस्थापक थे तुगलक वंश के। साथ में इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1325, मात्र 5 वर्ष गयासुद्दीन तुगलक रहते हैं। नहरों का निर्माण का शुरुआत सिंचाई के लिए किसके द्वारा किया गया? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। VVIA तुगलक वंश के जो संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, उन्हीं के द्वारा नहरों का निर्माण किया गया। साथ में तेलंगाना अभियान, क्योंकि तेलंगाना समझ रहे हो दक्षिण भारत, तेलंगाना कौन से भारत? दक्षिण भारत की तरफ अभियान करने वाला कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्हें जौना खां कहा गया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जौना खां कहा। मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक अलग है और मोहम्मद बिन तुगलक अलग है। देखिए तुगलकाबाद नगर बसाया मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में। पूछेगा तुगलकाबाद शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद शहर कहाँ है? दिल्ली में, जो कि इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। देखिए दुर्ग और 56 कोट, दुर्ग मतलब किला होता है और 56 कोट जैसे शैली का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक। और इसकी हत्या 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या जो होती है बंगाल के अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में जल गए थे। और इसी को निजामुद्दीन औलिया बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। मतलब जब गयासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल में कुछ विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से गयासुद्दीन तुगलक कहाँ आया था? बंगाल आया था। लेकिन रास्ते में ही उसे भेंट हुआ निजामुद्दीन औलिया से और कुछ मुद्दे को लेकर के, धार्मिक मुद्दे या कुछ मुद्दे को लेकर के विवाद था। तो उसी बंगाल के इसी क्षेत्र में गयासुद्दीन तुगलक को बोला गया कि दिल्ली अभी दूर है। और ये बात कौन कहा? निजामुद्दीन औलिया उसको बोले थे। और लकड़ी के महल में साजिश करके इसकी हत्या करवा दी जाती है, क्योंकि लकड़ी का महल जला दिया गया था। और शायद मोहम्मद बिन तुगलक ही इसकी हत्या किया था, जौना खां। ठीक है। तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक। और 1325 के बाद 51 तक के गद्दी पर बैठा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक।
जो कि शिक्षा भाषा इस समय 22 या 26 था। होली का त्योहार को मान्यता दे दिया मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब के क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर एक को ही, जो कृषि होते थे, अमीर एक को ही मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किया मोहम्मद बिन तुगलक। यह अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद ले गया, या अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद ले गया। साथ में खुरासान ईरान पर यह आक्रमण किया और 3 लाख फौज भेज करके ईरान पर क्या किया था, आक्रमण किया था। इसीलिए इसको मूर्ख कहा जाता, गयासुद्दीन तुगलक, मूर्खों का। ठीक है। कराचील हिमालय अभियान किया। ठीक है। इब्न बतूता इसी के समय में आए थे और एक पुस्तक लिखा रेहला। इब्न बतूता का पुस्तक कौन है, रेहला, जिसमें अफ्रीकी यात्री मोरक्को का चर्चा किया गया, अफ्रीकी यात्री मोरक्को का चर्चा किया गया है। और इब्न बतूता जो एक दूत मंडल थे, कहाँ के, चीन के थे। ठीक है। और इसके द्वारा रेहला पुस्तक लिखा गया। साथ में जिया नक्शबी, जो कि एक, जिया नक्शबी क्या है, संस्कृत कथाओं का फारसी अनुवाद है। और यह पुस्तक कौन सा, तूती नामा था। साथ में विजयनगर की स्थापना उसी समय, जिस समय खिलजी तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक था, तो दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। प्रश्न ये पूछेगा किसके समय में, तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में। देखिए बहमनी की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह महाराष्ट्र में किया। और गयासुद्दीन तुगलक की हत्या 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय गोंडाल में हो गया। तो यह 25 से 51 तक गयासुद्दीन तुगलक जो गद्दी पर बैठा। इसके समय में इतिहासकार कौन कौन थे, बदायूनी लोगों को उससे मुक्ति मिला, और उसे लोगों से, क्योंकि उसके मृत्यु के बाद, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुआ, तो यह किसने कहा कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, तो यह बदायूनी के द्वारा कहा गया। और इसके गुरु कौन थे, शेख अलाउद्दीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु शेख अलाउद्दीन। इसे रक्त पिपासु या स्वप्नशील कहा गया। रक्त पिपासु गयासुद्दीन तुगलक को, स्वप्नशील गयासुद्दीन तुगलक को। इसके बाद 1351 से 88 ईस्वी तक गद्दी पर कौन बैठा, तो फिरोज शाह तुगलक, जिसे सल्तनत का अकबर कहा गया। फिरोज शाह तुगलक, प्रश्न पूछेगा फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया, सल्तनत का अकबर। ये राज्याभिषेक 20 मार्च 1351 ईस्वी में हुआ, जबकि कहा, ठट्टा में, जबकि 1351 में दिल्ली में, मतलब मार्च में ठट्टा में और अगस्त में दिल्ली में। किसका, फिरोज शाह तुगलक का। और इसे सल्तनत का अकबर भी कहा गया। साथ में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं था, और लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। इनका उपाधि था कासिम अमीर उल मोमिनीन, जो कि खलीफा के द्वारा उपाधि दिया जाता था। इनके समय में केवल 4 कर था, खराज, खम्स, जजिया, जकात। खराज, खम्स, जजिया, जकात। खराज, खम्स, जजिया, जकात। खराज, खम्स, जजिया, जकात। एक नया कर लगा दिया गया सिंचाइयों पर कि उपज का 1/10 भाग लिया जाएगा। ठीक है। साथ में 5 बड़े नहरों का स्थापना भी किया गया। नहरों का जाल बिछा दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तभी तो सिंचाई पर कर को 1/10 बढ़ा दिया गया। 5 बड़े नहरों का स्थापना, नहरों का जाल, फिरोज शाह तुगलक। 300 नए नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक। अनाथ मुस्लिम महिला एवं विधवा लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात बनाया गया। दीवान ए खैरात की स्थापना
फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक दास था फिरोज शाह तुगलक के समय में ही 1,80,000, 1,80,000। इसके संरक्षण कौन करता था? जिलाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज। साथ में 1200 बगीचे का निर्माण कराया, गरीब चिकित्सालय खोला गया, दान के लिए दीवान एक खैरात बनाया गया, चांदी एवं तांबे के मिश्रित सिक्के बनाए गए, दुर्ग किला का निर्माण किया गया और अशोक स्तंभ टोपरा के दिल्ली में और मेरठ के दिल्ली में लाया गया और इसकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया। ठीक है। फिरोज काल के निर्मित खान ए जहां तेलंगाना का मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से किया गया, क्योंकि इसके द्वारा ही एक क्या बनाया गया था? फिरोज शाह के काल में ही तेलंगाना में एक मकबरा बनाया गया था और उसमें उसको कहा गया कि जेरूसलम में निर्मित जो उमर की मस्जिद से उसका तुलना किया गया। और उसके बाद इसके आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। पूछेगा तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय में हुआ? नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में। सूबेदार कौन था? खिज्र खां। इसका क्षेत्र दिल्ली तक था। हत्या कौन कर दिया? खिज्र खां। और यहीं से खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करेगा। तो सैयद वंश 1451 ईस्वी तक सैयद वंश है और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे और सुल्तान की उपाधि यह धारण नहीं किया था। दिल्ली के सूबेदार इसके समय में तैमूर के द्वारा नियुक्त किए गए। साथ में उपाधि लिया गया रैयत ए आला। खिज्र खां की उपाधि कौन था? रैयत ए आला। खिज्र खान तैमूर लंग के सेनापति थे। तैमूर लंग के क्या थे? सेनापति थे। खिज्र खान नियमित रूप से शाहरुख तैमूर के पुत्र को कर भेजता था, क्योंकि यह तैमूर लंग का सेनापति था ना, इसीलिए तैमूर को यह समय समय पर टैक्स भेजता था। इसका पुत्र था मुबारक शाह और इसीलिए खिज्र खां के बाद मुबारक शाह बैठेगा, जो कि सुल्तान के उपाधि भी धारण करेगा। मुबारक शाह का एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक, और जो कि सैयद वंश की जानकारी देता है तारीख ए मुबारक शाही में। और मुबारकाबाद का स्थापना किया मुबारक शाह। मुबारकाबाद यमुना नदी के किनारे में मुबारक शाह स्थापना करता है। और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह होता है, जो कि सैयद वंश के अंतिम शासक। और अलाउद्दीन आयब शाह के बाद जो इसकी हत्या करके तो कौन लोधी? बहलोल लोधी 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक करता है, जो कि दिल्ली सल्तनत में पहले अफगानी शासक तो कौन थे? बहलोल लोधी थे। क्योंकि इससे पहले लोधी वंश से पहले जितने भी थे वह सब तुर्की के था। सब कहां के था? तुर्की के। लेकिन ये लोधी बहलोल लोधी कहां के थे? तो अफगानिस्तान के थे। इसलिए प्रथम मूल अफगानिस्तान थे लोधी वंश। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया और यह उपाधि लिया बहलोल शाह गाजी, जो कि दिल्ली पर प्रथम अफगानी राज्य की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया। और यह बहलोल सिक्के भी चलाए, सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन भी किया। और सरदार इसके समय में कौन था? मसनद ए अली। ठीक है। अपने सरदारों को बहुत इज्जत ये करता था। इसका पुत्र था निजाम खां, जिसका नाम सिकंदर लोधी था। तो बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी 1504 ईस्वी में। और भूमि मापने के लिए गजे सिकंदर की स्थापना किया सिकंदर लोधी के द्वारा। और यह फारसी कविता कुल रुखी का निर्माण किया और सिकंदर लोधी अपनी राजधानी आगरा को रखा। और ताजिया पर यह रोक लगा दिया गया, जो मुसलमानों का ताजिया निकाला जाता है उस पर सिकंदर लोधी रोक लगा दिए गए। महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह मजार जाना उसको बंद करे, महिला लोग मजार नहीं जाएगा। और इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हुआ और यह भी होली के त्योहार को मान्यता दिया था। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ठीक है, जो कि ये अयोग्य शासक था। खैतोली का युद्ध अच्छे तरीके से राणा सांगा से और इब्राहिम लोधी पराजित हो गया था, क्योंकि राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में खैतोली का युद्ध होता है। ठीक है। और उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होगा। और यहाँ पे बाबर आएंगे और बाबर को आक्रमण करने के लिए न्योता भेजा था दौलत खां,
जो कि पंजाब के शासक था, तथा आलम खान लोधी जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा था, और राणा सांगा। ये 3 व्यक्ति बोलता है कि आप अटैक कीजिए, किसको? बाबर को। बाबर को क्यों? क्योंकि यहाँ दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, वह अच्छे तरीके से शासन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह न्योता भेजता है बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अवश्य ध्यान रखिए कि बाबर को आक्रमण करने का न्योता कौन भेजा? दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब के शासक हैं। साथ में आलम खान लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, और राणा सांगा। राणा सांगा था। 2 गो लोधी। कौन कौन लोधी? दौलत खान, आलम खान। दौलत खान, आलम खान लोधी। आलम खान लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा थे, दौलत खान लोधी पंजाब के शासक था, और राणा सांगा। यह 3 व्यक्ति बाबर को भारत पर आक्रमण करने को कहता है, और दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोधी की हार होती है, और मुगल वंश का स्थापना यहीं से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो अगले एक क्लास में मुगल वंश को हम क्या करेंगे? इसी तरीके से समाप्त करेंगे। दिल्ली को मोट मस्जिद सिकंदर लोधी को प्रधानमंत्री मियां मोठिया ने 1505 ईस्वी में बनाया। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियां मोठिया के द्वारा बनाया गया, और बाबर ने लोधी वंश का क्या किया? अंत किया, और मुगल वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार हमारे जो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश के महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं, जो कि हम बहुत फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करवाने का प्रयास किए गए हैं। और इसका इस पीडीएफ में एक क्लास और मात्र बचता है, जो कि हम मुगल वंश लेंगे, और बहुत जल्दी मुगल वंश के लेने के बाद, इसको समाप्त करने के बाद बीएसएससी का जो हमने बुक आपको बोले थे कि बुक लेना है, उस बुक से हम क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। और जल्दी एनसीईआरटी का फिल्टर भी शुरू होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर पढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि बीएसएससी हमारे लिए आसान है, अन्यथा अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो वह भी आसान नहीं है। ठीक है, तो इसका एक क्लास और लेने के बाद क्या आ जाएंगे? तो हम एनसीईआरटी फिल्टर, बीएसएससी सेट और रेलवे का इधर भी साइंस हम क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे।